Good afternoon, friends. Good afternoon, madam. Welcome to the session. Today's session topic is policies, acts, and provisions related to education and children with special reference to their context. So, friends, already madam, Farzana Shahar madam, taken 4 classes. This is, I think, 5th class. Welcome to the session, madam. Actually, this topic is very, very important. Almost this topic will cover in all aspects of other subjects also, especially what we're saying is socialization context and uh, inclusiveness. That means irrespective of any person or religion or caste and creed and gender, so we have to provide education to all equally. So that is the topic today. So madam, welcome to the session to you. Thank you, sir. Yeah. Now you can, madam. Thank you. Good afternoon. अस्सलाम वालेकुम सब सारे स्टूडेंट्स को। मेरी आवाज आ रही है ना सही से? आ रही है। थोड़ा थोड़ा साउंड कुछ इंक्रीज करो। Yes, ma'am. It's so clear. Okay, fine. So, you have seen the topic for today. नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए इस टॉपिक में? जिसको समझ में आ रहा प्लीज बताइए कि किस तरह की चीजें। फ्रेंड्स प्लीज इंटरेक्ट विद मैडम। अच्छा टॉपिक आप जो देखे ना, टॉपिक के बारे में आप जो क्या सोचे उसके बारे में मैडम से बात करो। पॉलिसीज, एक्ट्स। मैडम, ये पॉलिसीज और एक्ट्स प्रोविजंस हमारी एजुकेशन के रिलेटेड जो पॉलिसीज है, एक्ट्स है, इनके बारे में है ये टॉपिक। वेरी गुड जी। एक्चुअली अभी जो भी हमारा जो यूनिट चल रहा वो कॉन्स्टिट्यूशन पे है, तो सारी चीजें जो हमारे प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक्चुअली वो हमारे फर्स्ट क्लास में भी कवर हो गया था, बट विल सी वंस अगेन। उस पे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे एक एक प्रोविजन पे। और जो एक्ट्स बने हैं इंडिया में, जो बिल्स पास होके एक्ट्स बने हैं खासतौर पे एजुकेशन से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। और जो डिफरेंट पॉलिसीज आई हैं इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड, हम जनरल की बात नहीं कर रहे। जनरल बहुत सारे हमारे पास पॉलिसीज हैं, एक्ट्स हैं, वो हम नहीं देखेंगे। हम ये सब देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमारा वही फील्ड है, हम वही ना स्टडी कर रहे हैं अभी। तो जिस चीज़ की तालीम हमको अभी मिल रही है उस चीज़ पे हम लोगों को देखना है कि जो एजुकेशन है उसमें क्या है, और कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो बोल रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं हमारे पास अगर इंडिया में हम देखें तो डिफरेंट कास्ट है, रिलीजन है, मतलब एक रिलीजन के अंदर कितने की कास्ट है। फिर आप देखिए लैंग्वेजेस अलग अलग हैं इंडिया में। तो अगर आप हिंदी को देखें तो उसके कितने की रूप है, कितनी तरह की हिंदी है इंडिया में, कितने तरह के दूसरे लैंग्वेजेस हैं और माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो हर तरह के लोगों के लिए, और जेंडर सबसे बड़ी चीज जो है वो लड़के और लड़की का जो फर्क है इंडिया में, उसके लिए बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर हमारे गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट लेवल पे हम लोगों को बहुत सारे पॉलिसीज आए हैं ताकि सबकी तालीम अच्छे से हो सके, एजुकेशन सबको बराबर मिल सके। तो कुछ पॉलिसीज और कुछ एक्ट्स के बारे में आज देखेंगे, और कल हम नेक्स्ट क्लास में हम प्रोविजंस को कवर करेंगे। जितना हो सकता है मैं कवर करती हूँ, जो भी रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो सर, आई वुड लाइक टू स्क्रीन शेयर। No, I hope it's visible. Yes, ma'am. It's clear. Yeah. This is the topic: policies, acts, and provisions related to education. तो सिर्फ हम तालीम से रिलेटेड चीजों की बात करने वाले हैं, नो एक्स्ट्रा थिंग्स। एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्लास है, कास्ट है, ट्राइब भी है, रिलीजन, जेंडर एंड लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे जो डिफरेंसेस हैं उसको देखा गया है, गौर किया गया और उसके बारे में
प्रोविजंस अवेलेबल हैं, यानी किसी कैटेगरी को हम छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो हैंडीकैप बच्चे, यहाँ पे देखिए जो है ना, हैंडीकैप बोलो या डिसेबिलिटी बोलो, किसी तरह की डिसेबिलिटी जो है, इम्पेयरमेंट है, उसको यहाँ पे खास तौर पे वर्ड नहीं है, लेकिन वो इसमें बिलोंग करता है। यानी अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी है, किसी तरह की बच्चे में, जैसे कि कोई सुन नहीं पाते हैं सही से, कोई देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये फिजिकली कोई हैंडीकैप है, तो ऐसे बच्चों को भी इंक्लूड करने की पूरी वो है, प्रोविजंस है। नाउ पॉलिसीज क्या है? दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प ए स्कूल एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि हमारा सब कुछ तालीम से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। सो वी टॉक अबाउट स्कूल। तो स्कूल को आसानी होती है कि क्या बच्चे जो हमारे पास आएंगे, पढ़ने आएंगे, हमारे पास एडमिशन लेंगे स्कूल में, तो उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, उनको किस तरह से उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, मतलब बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना है, और साथ साथ उनके सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। क्योंकि बच्चे जब आएंगे, दूर दूर से आएंगे और अपने स्कूल में पढ़ेंगे, तो वो किस तरह से उनको हम सेफ रखेंगे ताकि वो सुबह आए तो सेफ्टी के साथ शाम में बाहर निकले। तो ये सारी चीजें जो है स्कूल को बनाने में, जो रूल्स प्रिपेयर करने में आसानी होती है जब उनके पास पॉलिसी हो गवर्नमेंट की तरफ से, समझ रहे ना। तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, यहाँ NEP, पहले जो दो पॉलिसी थी 1968 और 1986 में, उसको बोलते थे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, लेकिन अभी जो 2020 में आई है पॉलिसी, उसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका बदला हुआ है। सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मतलब इसमें हर चीज डिटेल में दी हुई है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही डिटेल्ड है, और फ्रेमवर्क बोलते हैं किसी भी चीज के नींव को, जैसे हर चीज के एक बेस रहता है ना, उसके ऊपर हम लोग फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो हमको गाइड करता है कि कैसे एजुकेशन को डेवलप करे कंट्री में। और पहली बार जो पॉलिसी की ख्वाहिश थी या ज़रूरत महसूस की गई वो 1964 में, और एक कमीशन बनाया गया, 17 मेंबर, 17 लोगों का कमीशन था वो, और उसके हेड थे UG के चेयरपर्सन को। तो वो उन्होंने जो अपनी पूरी जो कमीशन के मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की थी, एक पॉलिसी बनाई थी, उसमें सब कुछ डाला गया जो जो उस वक्त के लिए ज़रूरी था, और 1968 में ये पास हुआ पार्लियामेंट में। तो उस वक्त इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और ये पॉलिसी जो है फिर उसमें आई, इस्तेमाल में आई। द सेकेंड पॉलिसी केम इन 1986 जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और 1986 की इस पॉलिसी को 1992 में रिवाइज भी किया गया, यानी कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए। और उस वक्त 1992 में PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। और जो अभी जो पॉलिसी आई है 2020 की, लास्ट ईयर 2019 में ड्राफ्ट पॉलिसी पेश की गई थी, उस पर बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और होने के बाद एक फाइनल पॉलिसी जो फाइनल शेप में आई है वो अभी 2020 में आई है। वो आप लोगों ने सुना ही होगा, और बहुत लोगों ने तो बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह अटेंड भी करे होंगे। तो मकसद क्या क्या था? 1968 में जो पॉलिसी आई थी उसका जो असल मकसद था रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ये रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था उसको रीस्ट्रक्चर किया गया, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव आए जिससे कि एक सही अंदाज में बच्चा जो स्कूलिंग करके निकल जाए और कॉलेज की पढ़ाई करे, ठीक है। तो जो रीस्ट्रक्चर किया गया, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था उसको रीस्ट्रक्चर किया गया, मतलब फिर से उसको बनाया गया। और रेडिकल बोलते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत बड़ा चेंज लाया गया उसमें, मतलब बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई। 1986 की जो पॉलिसी थी इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया गया रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज को, यानी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। जो हमने शुरू में देखा ना कि क्लास है, कास्ट है, या फिर माइनॉरिटी लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे किसी में डिफरेंस ना किया जाए, उनसे भेदभाव ना किया जाए। तो ये चीज पे ज्यादा फोकस किया गया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, और साथ ही टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी सबको बराबरी का हक मिले जहां तक तालीम का मामला है।
एजुकेशन का मामला है। और 1992 में जो कि रिवाइज वर्जन था 1986 पॉलिसी का, उसमें कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बताए गए जिससे जो है एजुकेशन और इम्प्रूव हो सकता है, उसमें और नए नए बदलाव आ सकते थे। तो ये सारी चीजें अब हम डिटेल में देखेंगे। पहले तो 1968 पॉलिसी में क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि आर्टिकल 45 में एजुकेशन शुड बी मेड फ्री एंड कंपल्सरी अप टू द एज ऑफ 14। 14 साल तक के बच्चों को ट्यूशन फी नहीं लगेगी। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हुई थी। और आप देखते होंगे कि अक्सर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे फीस नहीं लगती बच्चों को। उसके अलावा उन लोगों को बहुत सारी सहूलतें हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। तो ये पूरी इसी आर्टिकल की वजह से, आर्टिकल 45 की वजह से जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिला सबको। So steps should be taken to ensure the child who is enrolled in the school should successfully complete the course. तो ये पॉलिसी का मकसद ये था कि जो भी एनरोल होंगे, यानी जो भी एडमिशन लेंगे स्कूल में, वो सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट करे। ऐसा ना हो कि बीच में ड्रॉप आउट हो जाए और प्रोग्राम को छोड़ दे, कोर्स को छोड़ दे। नेक्स्ट क्या था? एजुकेशन ऑफ टीचर्स। तो आपको भी पता है, आप भी टीचर बनने वाले हैं, मुझे भी पता है कि टीचर्स कितने इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाते हैं, बल्कि क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं। वही हैं जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जो अच्छे टीचर हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई टीचर अच्छे हैं तो क्वालिटी अच्छी हो रही है। टीचर की तरफ से थोड़ी सी कोताही क्या होता है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिर जाता है। सो द टीचर शुड बी ऑनर्ड इन द सोसाइटी। उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स की। हिज emoluments and service standards should be increased with due regards to their responsibilities and qualification. तो यहाँ पे और किस बात का ध्यान रखा गया कि उनके स्टैंडर्ड, सर्विस स्टैंडर्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सैलरी, सब पे ध्यान देना है। प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन फॉर टीचर एजुकेशन। तो जो टीचर बनाने की, यानी ये जो आपके कोर्सेस रहते हैं, DED है या फिर BEd है, MEd है, ये पूरे टीचर एजुकेशन कोर्सेस हैं। तो इन पे प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए ताकि अच्छे टीचर्स बन के निकले। दे शुड ऑल्सो गेट एकेडमिक फ्रीडम टू राइट, टू स्टडी एंड टू स्पीक ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है ना? तो उनको ये भी आज़ादी हो कि वो लिख सके। एकेडमिक फ्रीडम यानी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना है, एजुकेशन से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड वो उनको फ्रीडम है कि वो लिख सकते हैं, वो पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी कंटिन्यू, वो कुछ बोल सकते हैं, अगर कोई इश्यू आता है तो उस पर वो अपने राय रख सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल। इसका मतलब क्या है? हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो टीचर को भी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। द पॉलिसी हैज ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ Hindi, as well as foreign languages in the country. The 3-language formula should be introduced in which a student at the secondary level should know Hindi, English and the regional language. तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, हिंदी क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और रीजनल लैंग्वेज हर स्टेट की अलग अलग है। तो बच्चे को ये ऑप्शन दिया गया कि ये तीनों लैंग्वेजेस वो पढ़ सकते हैं। एंड संस्कृत लैंग्वेज हैज बीन इंक्लूडेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल पे क्या है, ये 3-लैंग्वेज फॉर्मूला के अलावा संस्कृत को भी अहमियत दी गई है। अब आप ही बताएं कि संस्कृत को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? कोई बोल सकते हैं? वो मजहबी जबान है शायद। जी, आप जितने भी आप देखिए जो इंडियन स्क्रिप्ट हैं, हमारे हिंदू रिलीजन के स्क्रिप्ट हैं, वो सारे स्क्रिप्ट संस्कृत लैंग्वेज के हैं। ठीक है? तो जब तक बच्चों को संस्कृत नहीं आएगी, जब तक वो स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं। ये हमारी मतलब ये एक इंडियन कल्चर में इसकी बहुत अहमियत है संस्कृत लैंग्वेज की। तो जरूरी है कि संस्कृत लैंग्वेज पे बच्चों को कमांड हो। जैसे कैसे कुरान पढ़ने के लिए अरबिक जानना जरूरी है, उसी तरह से गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत लैंग्वेज की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल।
Under this policy, every child of the country should get education irrespective of caste, religion, region or whatever the case may be. आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सबको बराबर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी. Special emphasis should be given to backward classes, minority children, girls and physically challenged children to avail the education facilities. मैंने आपको शुरू में कहा ना कि यहाँ पे फिजिकली चैलेंज बच्चे जो हैं उनको भी मौका मिले, जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जो माइनॉरिटी चिल्ड्रन हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जेंडर बेस यानी गर्ल्स को भी उतनी ही पढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी कि बॉयज को है. ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे रेडिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया ना, तो क्या था रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंज, क्या आया था? द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. पूरे इंडिया में एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ऐसा नहीं कि जिसको जो समझ में आया बस उस हिसाब से क्लास बना दिए, उस हिसाब से एग्जाम ले लिए, ठीक है ना, उसके हिसाब से डिग्री अवॉर्ड कर दिए. इट शुड बी अ 10+2+3 पैटर्न फ्रॉम हायर सेकेंडरी टू कॉलेज लेवल. तो 10 साल तक स्कूल की एजुकेशन, फिर 2 साल इंटरमीडिएट है और 3 साल ग्रेजुएशन. तो इस तरह से ये 10+2+3 पैटर्न आ गया. एंड टू रिव्यू द प्रोग्रेस, the government should review the progress of education in the country from time to time and should present guidelines for future development. तो आप देख रहे हैं ना कि पॉलिसी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस कुछ पॉइंट्स डाल दिए और खत्म हो गई बात. रिव्यू भी करते रहते हैं प्रोग्रेस को कि कहाँ तक ये सही जा रहा है. अगर कुछ कमी हो रही है तो फिर उस पर ध्यान देना है, उसको चेक करना है. तो ये था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968. अगर यहाँ पे आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने पूरे यहाँ पे डाल लिए और होप कि आपको ये क्लियर हो कि क्या क्या चीजें नेशनल पॉलिसी 1968 में डाली गई थी. मैडम 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है बताइए. 3 लैंग्वेज यहाँ पे देखिए, आपको हिंदी आ गया, इंग्लिश है एंड रीजनल लैंग्वेज. देख रहे ना, यानी स्कूल में आप देखते हैं ना, अभी अपने पास 10th में क्या है बताइए जरा, आपको अंदाजा है? अभी जो 10th में बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज रहती मैम. फर्स्ट लैंग्वेज रहती. अब जैसे मैं उर्दू मीडियम बच्चों का बोल देती, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज रहती. हाँ, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज रहता, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु रहती, थर्ड इंग्लिश रहता, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश. अब कोई किसी जगह पे क्या होता, हिंदी रहती, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज रहती, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु रहती, थर्ड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहती है ना. तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज को. मैम हिंदी कंपलसरी बोल रहे हैं मैम, तो फिर यहाँ पे उर्दू पढ़ा तो हिंदी नहीं आ रहा ना. तो आप उर्दू मीडियम स्कूल में उर्दू को ऑप्शन दिए है ना. जैसे आप देखिए ज्यादातर हाँ उर्दू नहीं लेते, हिंदी रहती है फर्स्ट लैंग्वेज स्कूल्स में. मगर मैं हिंदी कंपलसरी बोल रहे ना, तो उर्दू मीडियम वाले नहीं पढ़ सक रहे हिंदी. पढ़ रहे ना, हिंदी एक लेवल तक पढ़ के ये कर दे रहे, ये ऑप्शनल कर दिए ना, ऑप्शन दे रहे आपको, क्योंकि आप 3 लैंग्वेज तो आपको पढ़ना है ना, आप 4-5 तो नहीं पढ़ सकते आप. तो उर्दू ले रहे तो हिंदी को छोड़. स्कूल में होता है, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है. अब जैसे केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करें तो हिंदी इंग्लिश है, ठीक है ना. जी. थर्ड लैंग्वेज नहीं, जैसे 9th तक संस्कृत पढ़ रहे बच्चे, लेकिन फिर 2 ही लैंग्वेज एग्जाम जो होता ना, सीबीएसई के 10th क्लास के एग्जाम जो होते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज रहता. तो ये क्योंकि पॉलिसी 1968 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. उसके बाद चेंजेस हुए हैं ना बहुत सारे. यहाँ पे जो आप कंपलसरी देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये जो है ये 1968 पॉलिसी की है. अब हम देखेंगे कि 1986 में क्या बदला हुआ है, ठीक है. उसके बाद फिर एक बार और इस पे डिस्कस करेंगे. जी मैम. बाकी ठीक है पॉइंट्स फिर. जी मैम. जी मैम. 86 पे इंशाल्लाह हम लोग लैंग्वेज के बारे में एक बार और देखेंगे कि 1986 में क्या बदलाव आए. उसके बाद अभी प्रेजेंट भी देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या चेंजेस आए हैं, तो और क्लैरिटी आती है इससे. तो ये है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और इस पॉलिसी को 12 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला तो है कि एजुकेशन
जो डेफिनेशन है कि एजुकेशन मस्ट प्रमोट नेशनल कोहेजन एंड वर्क एथिक्स, यानी यहाँ पे लोगों के बीच में जो है जोड़ना है लोगों को आपस में, तो नेशनल कोहेजन हो गया एंड वर्क एथिक्स, और काम जब करते हैं तो कुछ फॉलो करना है, रूल्स फॉलो करना है काम के, मतलब टीचिंग जो भी वर्क है आपका काम है, आप उसमें किस तरह के रूल्स फॉलो करते हैं। ये एक डेफिनेशन है, मैंने रखा क्योंकि ये अपने पॉलिसी में है। The grandeur of our freedom struggle and its significance for national integration has to be brought home to every student. The curricula and the textbook should curb parochial communal interpretation of our composite culture. Overall ये बता रहे हैं कि जो नेशनल पॉलिसी है ये क्या एम्फसाइज कर रही है, हर बच्चे के अंदर ये आना है कि हम इस कंट्री के, हम इस मुल्क के एक सिटीजन हैं, और सबके अंदर, हाँ, सबके अंदर जो है पैट्रियटिज्म भी आना, सबके अंदर जो है काम की तरफ जो है तवज्जो हो, जो लोग जो जिस भी प्रोफेशन में है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें दिल लगा के करें, उसकी इज्जत रखें, ठीक है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जो हमारा जो करिकुलम है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है 1986 पॉलिसी के हिसाब से, वो हमारे पूरे कॉम्पोजिट कल्चर को, जो हमारे इंडिया का कल्चर है उसको दिखा रहा हो, ठीक है ना, उसके बारे में ध्यान दिला रहा हो लोगों को। और एजुकेशन का एसेंस यानी मेन मकसद क्या होना चाहिए एजुकेशन का, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक फील्ड में चले जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, खत्म, टीचर बन जाए। आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि फिजिकली भी आप खेले कूदे बड़े हों, सोशली आप लोगों के साथ मिलजुल के रहें, मॉरली यानी आपके वैल्यूज भी बढ़े, आप जो है अच्छे इंसान बने, ऑनेस्ट बने, ईमानदार बन रहे हैं, आप जो है सच बोलने वाले बन रहे हैं, जो हमारे पूरे फ्रीडम फाइटर्स भी चाह रहे थे। हमारे जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने जो है नॉन वायलेंस और है ना ट्रुथ यानी कि सच्चाई के लिए और नॉन वायलेंस के लिए जो इतना उन्होंने कोशिश की थी, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। देन अ कल्चरेटिंग रोल, यानी आप अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करें, यानी आप आपका जो कल्चर है आपको देख के महसूस होना कि आप उस कल्चर से बिलोंग करते हैं और लोग उसकी रिस्पेक्ट करें आपको देखने के बाद। देन मैन पावर डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, एजुकेशन से सिर्फ अगर कोई एक अच्छा इंसान बन जाता है तो वो काफी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ उसको एक अच्छा मतलब एक मैन पावर डेवलप अंदाज में हैंडल कर सके, यानी टीचर है तो वो अच्छे से पढ़ा सके, कोई फैक्ट्री में काम करने जा रहा तो उसके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी, ताकि वो चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की जॉब हो, यानी जो आपके छोटे छोटे जो बिजनेस रहते जो गाँव में वगैरह छोटे छोटे लेवल पे जो शुरू करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वहाँ भी काम करने के लायक हों, फैक्ट्रीज में भी काम कर सकते हों, इंडस्ट्रीज चला सकते हों, ठीक है ना, कंपनीज में वर्क कर सकते हों, इस तरह के गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स भी कर सकते हों। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी एंड एजुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट। और एजुकेशन ऐसा नहीं कि बस आप दे के खत्म हो गया किस्सा, ये एक इन्वेस्टमेंट है, यानी जब हम कहीं पे पैसा लगाते हैं तो हमको कुछ रिटर्न भी आता है। तो एजुकेशन में हम पैसा अगर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको फ्यूचर में उससे कुछ वापस भी मिलता है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो या फिर इंसान के एक अच्छे इंसान के रूप में हो। देन नेशनल पॉलिसी 86 जो है वो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अहमियत दे रही है, ठीक है। तो कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे, यानी 10+2+3 फॉलो होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी एजुकेशन की, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे ये बेस होगा, यानी करिकुलम भी डिसाइड हो जाएगा कि पूरे कंट्री में हर क्लास में क्या करिकुलम होना चाहिए, हर लेवल पे, प्राइमरी पे, अपर प्राइमरी पे, सेकेंडरी स्टेज पे, हायर सेकेंडरी स्टेज पे क्या पढ़ाना है बच्चों को। देन प्रमोशन ऑफ लिंक एंड अदर लैंग्वेज, और सब लैंग्वेजेस, लिंक लैंग्वेज यानी जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है, यानी इंग्लिश है, हिंदी है, आप पूरी इंडिया में कहीं भी चले जाइए, लोग इंग्लिश में, मतलब वो एक्सेप्शन तो हैं, लेकिन इंग्लिश क्या कर रही है, हमको लिंक कर रही है दूसरे स्टेट से। वैसे ही
हिंदी भी लिंक करती है। जैसे अगर कोई किसी को तेलुगु नहीं आती है और वो ये तेलंगाना में आ जाए तो वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो हिंदी और इंग्लिश जानता है तो वो आपसे बात कर सकेगा। तो लिंक लैंग्वेज वो होती है और कोई दूसरी लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इंडिया में रिसर्च पे भी काम हो, यानी नए नए चीज़ों पे रिसर्च हो और उसके जो है फाइंडिंग्स वो रिजल्ट्स जो है वो निकल के आए सामने, ताकि अपने देश में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो सके। तो एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, तो पूरी जिंदगी पढ़ना है। ये पूरी जिंदगी पढ़ना है तो क्या करना होगा, जैसे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करना, या फिर लोगों को इन सर्विस ट्रेनिंग के मौके देना, ठीक है ना। जैसे जॉब में जो लोग हैं वो रिफ्रेशर कोर्स कर सके, ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर सके, रिसर्च पे काम कर सके, तो क्या होगा, उनका ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन चलता रहेगा। एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और नए नए इंस्टीट्यूशन खोलना जो नेशनल लेवल पे उनकी इम्पोर्टेंस हो, यानी चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी दूसरे एरिया से रिलेटेड हो। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। तो किसकी इक्वालिटी है, एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, यानी औरतों को भी मर्दों के बराबर एजुकेशन का हक हो। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दूसरे जो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको, माइनॉरिटीज को, हैंडीकैप्ड एंड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये भी उसका हिस्सा है। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, नेशनल पॉलिसी 1986 और एक पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रही है, जोर डाल रही है, वो ये कि एजुकेशन को जो है डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर देना। तो पहला क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, स्कूल फैसिलिटीज होने चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन, हायर एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में अपने 7 तक के बच्चे आ जाते हैं। फिर ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ टीचर, जैसे मैं यहाँ पे बोलती जा रही हूँ आप लोग खामोश है, ये क्या हो गया, एक तरह से टीचर सेंट्रिक अप्रोच हो गया कि मैं बोले जा रही हूँ आप सुन रहे। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, बच्चों को भी उतना ही मौका मिलता है कि वो अपने लर्निंग में इन्वॉल्व हो, शामिल हो। तो जैसे प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों में क्या होता है, बच्चों को भी मौका मिलता है कि वो चीज़ों को करके सीखे। देन स्कूल फैसिलिटीज, स्कूल हर जगह स्कूल खोलना, हर गली में खोलना, हर ना सोसाइटी में, लोकेलिटी में स्कूल हो, ताकि आसपास के सारे बच्चे उन स्कूल्स में एडमिशन ले सके। और सेकेंडरी एजुकेशन हो गया जो 10th तक की एजुकेशन है। वोकेशनलाइजेशन, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं आपके, ITI के कोर्सेज रहते हैं, ये वोकेशनलाइजेशन में आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे अपनी मिनिमम हायर सेकेंडरी कंप्लीट करते हैं और किसी न किसी वोकेशन में चले जाते हैं, जॉब में चले जाते हैं। तो वोकेशनलाइजेशन से क्या हो गया, ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करना जिससे बच्चे उस जॉब के लिए जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं वो सीख सके, उनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती कि वो उस तरह के जॉब को आराम से कर सके। हायर एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, PG है, डॉक्टरेट डिग्री है, ये हायर एजुकेशन में आ जाता। एंड ओपन यूनिवर्सिटी, आपके जैसे मेरे जैसे लोग बहुत मतलब अभी भी कम हैं जिनको मौका मिलता है कि वो जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, कॉलेजेस अटेंड करते रेगुलर पढ़ सके। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सकते। तो ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स जो रहते हैं, ये ऐसे लोगों को मौका देते कि वो लोग भी अपनी तालीम को कंप्लीट कर सके, या जितना भी चाहते हैं उतना पढ़ सके। शहना जी, इधर I want to add one word, madam, please. Sure, sir. Sure. Trainees, one more word I want to add here with the permission of ma'am. Online course also, for example, जो distance में अभी तक हुआ ना, या सर ऑनलाइन कोर्सेज अब तो 2020 में तो सब ऑनलाइन हो गया सर। तो हमारे पास बहुत है ऑनलाइन कोर्सेज के भी ऑप्शंस हैं। Recently I saw a newspaper, one woman from Kerala, she did 500 courses. During 500 sir? Yeah, pandemic situation, small courses, madam. Yeah, छोटा courses offer over है ना, free courses वो भी पूरा free courses up to 500 certificates. She is the Guinness Book of Record, madam. Yeah, please continue, madam. Yeah.
दैट्स गुड सर। या एक्चुअली वो उनका इंटरेस्ट है जो उन्होंने 500 कोर्सेज किए। Yes, इट्स रियली just like वेरी you, डिफिकल्ट आल्सो। just like you, ma'am. I don't have that much of degrees. I have kept myself limited, but I try to get whatever best because Just now I have that opportunity. So इतना जी ज़्यादा आपको मौका मिल रहा है। देखो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अभी भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, तो ऑलवेज रेडी टू टेक इट। ठीक है, आप कोई भी चैलेंजेस को लेने के लिए, उनको झेलने के लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना, एक्सेप्ट करने के लिए, और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको पक्का यूज करना। तो एक हायर एजुकेशन हासिल करना क्या है, चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज इसलिए है कि आप बहुत सारी चीजें करते हुए, फैमिली को मैनेज करते हुए, सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करते हुए आप करते हैं, तो इट्स अ चैलेंज फॉर यू। एंड अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली है, क्योंकि इससे आप आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। So now let us come back to the point. Sixth point is technical and management education, innovation, research and development. तो 1986 पॉलिसी में टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को भी बहुत अहमियत दी गई। इससे क्या फायदा होता है टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन से? इनोवेशन, लोग क्रिएटिव होते हैं, स्टूडेंट्स जो है कुछ नया करते हैं, नई चीजें इनोवेट। वरना अगर टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन नहीं आता तो इतनी सारे जो इनोवेशन है, इतने सारे नए नए जो साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हुए हैं, वो भी नहीं होते थे। हम आज जो हम इतनी सारी फैसिलिटीज में जी रहे हैं वो हमारे पास नहीं होती। तो ये 1986 में ये पॉलिसी के थ्रू ये हुआ कि इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पे अहमियत देने के लिए टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, और टेक्निकल और मैनेजमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोला जाए, मेकिंग द सिस्टम वर्क। और ये भी ध्यान देना कि जो अब तक जो चीज़ लागू की गई वो कितना यूज हो रहा है, मतलब सही में काम कर रहा है या बस पेपर पे ही रह गया है। तो ये था। 8th point is reorienting the content and process of education. तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? द कल्चर, जो इंडियन कल्चर के हिसाब से जो भी यहाँ पे है, डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सारी चीजों को कंटेंट में और प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। यानी जब स्कूल में पढ़ाई हो तो कल्चर का भी ध्यान रखा जाए। आपको पता है कि एक क्लास में ना कई कल्चर के बच्चे हो सकते हैं, 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे 25 बैकग्राउंड के हो सकते हैं। तो जो भी कंटेंट है वो कंटेंट पूरे 25 के 25 बच्चों के लिए ठीक हो, और पूरे प्रोसेस में किसी को भी कोई किसी तरह की मतलब कोई डिफरेंस ना हो उनके साथ, कोई उनके साथ जो है गलत बात ना हो, सबके लिए अपीलिंग हो वो। तो ये कल्चरल पर्सपेक्टिव को ध्यान रखा गया। देन वैल्यू एजुकेशन, बच्चों में वैल्यू डेवलप करने के लिए मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन के बाज़ाब्ता कंटेंट तैयार हुआ। देन लैंग्वेजेस, सब लैंग्वेजेस पे, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ लैंग्वेजेस मैंने डाला है, क्लियरली 3 लैंग्वेज या 4 लैंग्वेज जो भी हो उस पर बात नहीं कर रही हूँ। तो लैंग्वेजेस है यहाँ पे, वही हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। देन बुक्स एंड लाइब्रेरीज, तो जितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज खुलेंगी उतने बुक्स अवेलेबल रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उनका जहन खुलेगा, उनके अंदर रीडिंग एबिलिटी स्किल्स डेवलप होंगे। मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब आपको पता ही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत हो गई है। उस ज़माने में ही मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे बात भी रखी गई। देन वर्क एक्सपीरियंस, लोगों को जो SUPW कहते हैं ना, तो इस तरह के वर्क एक्सपीरियंसेस के भी पॉसिबिलिटी रखी गई। एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, और एजुकेशन क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, और ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उस पर भी एनवायरमेंटल एजुकेशन पे भी फोकस किया गया। देन पॉपुलेशन एजुकेशन, इंडिया जैसी बड़ी आबादी वाले मुल्क में पॉपुलेशन एजुकेशन की भी बहुत अहमियत है। लोगों को मतलब शुरू से मालूम होना चाहिए कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, फैमिली प्लानिंग की चीज़ें क्या हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें। देन मैथमेटिक्स टीचिंग, मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो बहुत सारे फील्ड में हेल्प करता है, मतलब आगे बढ़ने में, तो मैथमेटिक्स को भी स्पेशल फोकस पे लाया गया। साइंस एजुकेशन, और साइंस और मैथ्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो साइंस एजुकेशन को भी
स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि ये बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। योगा भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी पार्ट है योगा, तो योगा के लिए। देन रोल ऑफ यूथ, लोग जो यंग जनरेशन है उनका क्या रोल होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस वॉयलेंटली कुछ कर ले, कोई गलत चीज़ गलत लगी तो उस पर जो है कूद पड़े, लड़ने लगे, तो उनका भी कुछ रोल है ताकि देश आगे बढ़े, तरक्की करे, तो उनका क्या रोल होना चाहिए उस पर। द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, और इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, एग्जाम को किस तरह से रिफॉर्म करना चाहिए कि एग्जाम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की नॉलेज को जज किया जा सके, चेक किया जा सके, तो उस तरह का इवैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। और टीचर एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। एजुकेशन को मैनेज करने के लिए नेशनल लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पे भी होना चाहिए। क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए, उन रिसोर्सेस को कैसे रिव्यू करना है, और अपना जो मुल्क का फ्यूचर है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई तो ऑब्वियसली फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में 1986 में ये सारी चीज़ें डाली गई, और अब देखते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हुई। तो न्यू पॉलिसी कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन, यानी यहाँ पे जेंडर की बात हो रही, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे कास्ट क्लास की बात हो जा रही। To achieve such a social integration, the policy called for expanding scholarships, adult education, recruiting more teachers from the SCs, incentive for poor families to send their children to school regularly. तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो पॉलिसी में स्कॉलरशिप को एक्सटेंड करने का, यानी जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। देन एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम्स कंडक्ट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ज्वाइन हो सके। रिक्रूटिंग मोर टीचर्स फ्रॉम द SCs, शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा टीचर्स को जॉब देना। देन इंसेंटिव्स फॉर पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली। ये मिड डे मील क्या है, एक इंसेंटिव प्रोग्राम ही है, क्योंकि कम से कम खाने के बहाने लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे, तो पुअर फैमिलीज को इंसेंटिव देना ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल रेगुलरली भेज सके। देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड सर्विसेज, तो नए इंस्टीट्यूशंस खोलना, लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड करना, और ऐसी तरह की दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई। तो NP कॉल फॉर अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, तो क्या है यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, यानी बच्चों पे ध्यान दिया गया। एंड इन प्राइमरी एजुकेशन एंड लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल्स नेशन वाइड। तो ये NP 1986 के अंडर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था कि पूरे प्राइमरी स्कूल्स को इम्प्रूव करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल में ज्वाइन भी हो सके और पढ़ाई भी पूरी कर सकते, मतलब कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो पूरी करें, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन पे जाए। द पॉलिसी एक्सपैंडेड द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। 1985 में इसको जो इग्नू कहलाता है उसको स्टार्ट किया गया था। तो ये पॉलिसी ने क्या किया, उसको एक्सपैंड किया, ठीक है। द पॉलिसी ऑल्सो कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल, तो बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, ताकि वहाँ पे जो है पूरा क्राफ्ट और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजें हो सके, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल इन रूरल इंडिया। समझ रहे ना, तो इस तरह से ये चीजों पे ध्यान दिया गया। तो ये रूरल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, सबका कॉन्सेप्ट जो है 1986 पॉलिसी में स्टार्ट हो गया। इसके मेरिट्स क्या है, मतलब फायदा क्या है, यहाँ पे एजुकेशनल वर्क्स पे ध्यान दिया गया। देन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो एक आपने देखा ना कि एक नया जो पूरा सिस्टम बनाया गया एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे उसके मैनेजमेंट के लिए हो, टेक्निकल एजुकेशन के लिए हो, ओपन एजुकेशन से रिलेटेड हो, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हो, या डिफरेंट कास्ट एंड कैटेगरी के लिए प्रोग्राम हो। तो एक नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हुआ। यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एजुकेशन 10+2+3 सबके लिए एक जैसा, तो यूनिफॉर्म है वो। देन नेशनल कोर करिकुलम, एक करिकुलम फिक्स किया गया जो सब में सेम रहेगा, सारे
हर स्टेट में एक जैसा रहेगा। देन डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, तो लोग क्या है अभी इंजीनियरिंग करते हैं क्योंकि उनको इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करना है। उस वक्त क्या था कि डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब, जो डिग्री है वो जॉब के लिए कोई जरूरी ना हो कि जॉब के हिसाब से ही डिग्री हो, तो उसको डीलिंक किया गया। इसका मतलब ये है कि जिस डिग्री को आप करें बस उसी में जॉब करना कोई जरूरी नहीं, आपकी डिग्री आप पसंद से कर लो, जॉब आप कुछ और भी कर लो। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नवोदय स्कूल्स, और नवोदय विद्यालय के बारे में आप सुने होंगे, जो रूरल एरियाज में मतलब आउटस्कर्ट्स में जो है गरीब बच्चों के लिए खास तौर पे खोला गया है। तो ये जो है ये रेसिडेंशियल स्कूल्स रहते हैं, तो इनको एस्टैब्लिश किया गया। देन रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए इसमें, फाइनेंशियल सजेशंस भी दिए गए कि किस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, encouraging talents and efficiency, और किसी तरह का टैलेंट है तो उनको रिसर्च के लिए, उनके इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए उनको आगे बढ़ाना, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। तो ये आ जाता है encouraging talents and efficiency में। देन इंडियन एजुकेशन सर्विस एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो वोकेशनलाइज करना यानी जॉब प्रोवाइड करना, जॉब के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना एजुकेशन के थ्रू। Oh, this is Program of Action 1992. Sir, do we have time? Okay, so I'll continue. Program of Action 1992. The 1986 National Policy on Education was modified in 1992 by the P.V. Narasimha Rao government. ठीक है, तो जो 1986 में जो पॉलिसी बनी थी वो मॉडिफाई हुई थी 1992 में, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहलाता है ये 1992। मैम बिफोर गोइंग टू दिस आई वांट टू से समथिंग। या श्योर मैम प्लीज टर्न प्रीवियस पेज मैम। हियर इन 5th पॉइंट डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स। अभी जैसा कि आपने कहा कि आप हमारी मर्जी का डिग्री अगर हम कंप्लीट कर लें तो जॉब्स आप कोई भी मतलब कोई भी जॉब हम कर सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है मैम? अब फॉर एग्जांपल एक सहारा इंस्टीट्यूट की तरफ से जैसे रखा गया था डॉक्यूमेंट असिस्टेंट कोर्स रखा गया था, वो कोर्स कंप्लीशन के बाद हमारे एक्चुअली जब ये पॉलिसी आई थी और ये जो प्रोविजन रखा गया ना, तो इसका मकसद ये था कि कोई सिर्फ डिग्री के लिए ना पढ़े, ठीक है, सॉरी जॉब के लिए ना पढ़े, बल्कि वो कुछ सीखने के लिए पढ़े। तो एक तरह से एक मोटिवेशनल चीज थी कि आप तो प्रोवाइड की जाती है। उसका मकसद ये था कि लोग सिर्फ जॉब के लिए बस कुछ भी कर लिए क्योंकि उनको जॉब हासिल करनी है, का वो नहीं आता। तो उसको मतलब होता है ना इंकरेज करने के लिए, ताकि वो इसलिए पढ़े ताकि कुछ नॉलेज हासिल करे, कुछ सीखे उससे और कुछ इनोवेशन की तरफ जाए, कुछ मतलब नया रिसर्च करे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको जॉब हासिल करनी है। तो ये जो अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, उसका भी यही मकसद रहता है कि आप रिसर्च पे ध्यान दो। आप ये स्कॉलरशिप, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमाने का टेंशन नहीं रहेगा, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप स्कॉलरशिप से जो आपकी ज़रूरतें पूरी हों और आप रिसर्च पे ध्यान दें, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे, उसके स्टैंडर्ड पे ध्यान दिया जा सके, उसके लिए था ये, ठीक है। आगे जाऊं मैं? The common entrance exam on all India basis for admission to professional and technical programs in the का जो पूरे इंडिया में एक ही होता हो, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए नीट मैम। प्रोफेशनल या वेरी गुड, नीट जेई आपने अभी सुना होगा, अभी रिसेंटली सितंबर के महीने में दोनों एग्जाम्स भी हुए, ठीक है।
अब जैसे एमसेट है तो वो नेशनल नहीं है, स्टेट लेवल का है. इट्स ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बट फॉर स्टेट लेवल. ऑल इंडिया बेसिस पे आपका जेईई है, नीट है, फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स इन द कंट्री. तो ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एनपी 1986 में था, लेकिन प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इंक्लूड किया गया. फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल प्लानिंग प्रोग्राम्स, Government of India wide resolution dated 18 October 2001 has laid down a 3 exam scheme, JEE and AIEEE at the national level and the state level engineering entrance exam, SLEE for state level institutions with an option to join AIEEE. तो ये जो है ना, ये रेजोल्यूशन पास हुआ था और ये 2 एग्जाम जो है इंक्लूड किए गए थे. This takes care of varying admission standards in these programs and helps the maintenance of professional standards. तो यहाँ पे भी क्या है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने ये चीजें लागू की गई. This also solves problems of overlaps and reduces physical, mental and financial burden on students and their parents due to multiplicity of entrance exam. अब देखिए, अगर आपको किसी स्टेट में जाना है तो वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ता है, लेकिन अगर ऑल इंडिया एक ही एग्जाम होता है तो क्या है, बच्चा अपनी जगह से, अपने स्टेट से, अपने सिटी से, अपनी जगह से वो एग्जाम लिख लेता है और लिख के उसी मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है. एक ही बच्चे को 10 एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है. एक अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है तो ना उसको मतलब फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल बर्डन सब बच जाता है. क्योंकि आप खुद सोचो, अगर एक बच्चे को 4 स्टेट के 4 एग्जाम लिखने हैं अलग अलग, तो क्या होगा, इतनी बार वहां जाना, स्टेट में जाके एग्जाम लिखना, तो दे विल हैव टू बियर द ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑल्सो. तो जो उनको जाने आने का खर्च है वो होता, फिर सफर करे तो फिजिकल स्ट्रेस होता, बार बार पढ़ना है तो मेंटल स्ट्रेस होता, बर्डन होता बच्चों को, और बार बार जाते हैं. एक एग्जाम लिखे, अच्छे से लिखे, अच्छी तैयारी से लिखे, तो आप कहीं किसी भी स्टेट में जाके इस एग्जाम के, अब ये जेईई के रिजल्ट से बच्चा कहीं भी एडमिशन ले सकता. ये अलग बात है कि उनके रैंक पे डिपेंड करता है, उनका जो मार्क्स है उस पे. और क्वेश्चंस हुए, इंस्टीट्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड विद रिसोर्सेज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर्स, लाइब्रेरीज. ये मैं सारे जो 1992 में जो ऐड हुए ना नेशनल पॉलिसी में, वो चीजें बता रही हूँ आपको. तो इंस्टीट्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड विद रिसोर्सेज. किस तरह के रिसोर्सेज? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग वगैरह, कंप्यूटर्स, लाइब्रेरीज एंड अकोमोडेशन स्पेशली फॉर गर्ल स्टूडेंट. तो लड़कियों के लिए खास प्रोविजन स्कूल्स में, ठीक है ना, कॉलेजेस में, जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें. एंड टीचर्स विल हैव द राइट टू टीच, लर्न एंड रिसर्च. तो ये टीचर्स के लिए ये सारी चीजें 1992 में ऐड की गई. Then Central Advisory Board of Education, CABE, will play an important role in reviewing educational development and also to CABE जो है एडवाइजरी बोर्ड है, इसको एजुकेशनल डेवलपमेंट को रिव्यू करने का काम सौंपा गया. Then state government may establish state advisory board of education. जैसे सेंट्रल है वैसी CABE था, यहाँ पे SAB establish कर सकते हैं हर स्टेट में, look after the state's progress. तो हर स्टेट में कैसा प्रोग्रेस हो रहा, कैसे वो आगे बढ़ रहा, उसको देखने के लिए. The non-government organization will be encouraged, NGOs, तो will be encouraged to facilitate the education in the country. तो बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं एजुकेशन के में. At the same time, steps will be taken to prevent establishment of institutions for commercialization of education. तो जहाँ पे सिर्फ पैसे लिए और पढ़ाई नाम की होती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को डिस्करेज करना है, ना कि उनको आगे बढ़ने देना. तो ऐसे अवॉइड करना कि ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश ना हो. उसके लिए क्या कर रहे, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करा रहे, सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को रजिस्टर करना है, उनको रिकॉग्नाइज कराना है अपने आप को, ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो कि एक पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज चल रहा है एरिया में. ये हमारा NEP 2020 आप सबको पता ही है. In 2019, the Ministry of Human Resource Development released a draft new education policy 2019, which was followed by a number of public consultation. तो बहुत सारे इस पे बहस हुई, बहुत सारे इस पे
आइडियाज दिए गए, रिव्यूज हुए, and the draft national education policy discusses reducing curriculum content to enhance essential learning, critical thinking, and more holistic experiential discussion based and analysis based learning. तो जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका पूरा मकसद क्या था कि करिकुलम को कम करना, और कम करके क्या करना, ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो पढ़ाना, एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में क्या है, सही गलत का फैसला लेना, अच्छे बुरे की पहचान होना, और किसी चीज पे उसको पूरा अंदर तक सोचना, मतलब बहुत अच्छा अप्रोच रहना उनका, क्रिटिकल थिंकिंग आए उनके अंदर, एंड होलिस्टिक एक्सपीरियंशियल, यानी उनको बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देना, मतलब एक्टिविटी बेस्ड हो, चाइल्ड सेंट्रिक हो, देन डिस्कशन बेस्ड हो, एंड एनालिसिस बेस्ड हो। तो ये सारी क्वालिटीज थी कि मतलब एजुकेशन सिंपल ना हो बल्कि ये सारी चीजों के साथ हो। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ रिविजन ऑफ द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ 10+2 सिस्टम टू 5+3+3+4 सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, 10+2+3 है ना, उसको हटा के 5+3+3+4 ये नया जो है एजुकेशन पॉलिसी में आया है। In an effort to optimize learning for students based on cognitive development of children, तो हम cognitive development, उनके दिमागी जो विकास है, डेवलपमेंट है, उस बेस पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। On 29 July 2020, the cabinet approved a new national education policy with an aim to introduce several changes to the existing Indian education system. तो ये 2020 में आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में 29 जुलाई को ये अप्रूव हुआ। तो बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक सर दिस इज ओके फॉर टुडे। या मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। या क्योंकि अभी एक्ट्स हैं और प्रोविजंस हैं, वो अगले क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल मैम। सर हैं? So any doubt students? होलिस्टिक एजुकेशन क्या है मैम? होलिस्टिक मतलब पूरा, जो हम फिजिकल, मेंटल, सोशल बता रहे ना, पूरा ये एक टर्म से जो है ना सब कुछ आ जाता है इसमें। जहाँ हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो समझिए कि हम हर एरिया में उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक बार रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बोलिए ना। जी बिल्कुल। रेडिकल का मतलब होता है बहुत अचानक से कुछ, बहुत मतलब ना बड़ा। रेडिकल का मतलब ही होता है कि एक सडन कुछ हो गया, बहुत अच्छा सा एक बड़ा सा बदलाव आ गया है, ठीक है। और रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिए। यानी जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का तो छोड़ दो आप, फ्रीडम से पहले की बात छोड़ दो, फ्रीडम के बाद यानी 1947 से लेके 67 तक, ठीक है, जो भी चेंजेस, जो भी चल रहा था एजुकेशन सिस्टम, वो कोई इतना स्ट्रक्चर्ड वन नहीं था, ठीक है, कोई ऐसा तरीके से नहीं बना हुआ था, बस चल रहा था। तो 1968 पॉलिसी में क्या हुआ, उसको रीस्ट्रक्चर करे, उसको एक डिजाइन बनाए, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करे। मतलब कोई भी चीज आप बस ऐसी रैंडम कुछ एक पेपर पे आप एक पेन ले लो और एक कुछ नोट डाउन करो तो क्या होगा, कुछ एक डिजाइन बन जाएगा। लेकिन वही आप बैठ के सुकून से या तो फूल बनाओ, है ना, एक आप कुछ घर बना रहे, आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे, तो क्या होगा, एक सिस्टमैटिक ढंग का स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो वैसे ही जो एजुकेशन सिस्टम था, ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं था, बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन उसको और अच्छे से स्ट्रक्चर देने के लिए ये रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। और रेडिकल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हुआ, जल्दी हुआ और बहुत ही क्विक अंदाज में हुआ था। सो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। जी मैम, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है आप लोगों का, कुछ क्लैरिटी होना आपको किसी बात पे? इसके जो सेकंड पार्ट है पॉइंट, सॉरी सब यूनिट का, वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। या ओके मैम, पूरा समझ में आ गया मैम। हम लोग एनईपी से पहले ये सब फिर एक मर्तबा पढ़ रहे थे कि मैम क्या क्या
था मैम, लेकिन आज आप बोले तो बिल्कुल भी समझ में आ गया हाँ, मैम। बस आप डाउट्स तो देखिए, आप अगर इतने ये सारे पॉइंट्स को आप समझ लेंगे, और ये पॉइंट्स को अगर मतलब मैं देखिए, दो चीजें होती, एक तो होता है कि चीजों को समझना, है ना, ताकि वो आपको एक आपकी वो एक नॉलेज बन जाए, आपकी जनरल नॉलेज हो जाए, वो चीजें आपके जहन में बैठ जाए। दूसरा होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें जो है सिंपल भी हैं, जो आप समझ गए तो बस है, आपकी समझ के लिए भी ठीक है, और अब यही पॉइंट्स आप एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख दिए तो भी मार्क्स भी आ जाते हैं। तो दोनों चीजों में जी ये मैम। आपको काम हो जाएगा। जी मैम, जज़ाकल्लाह मैम। मैम सर शायद मैम वर्क में होंगे मैम। जी जी, तो क्या करेंगे, मैं क्लोज कर दूं सेशन फिर? जी मैम, बिल्कुल मैम। जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में सर जब भी क्लास रखेंगे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैम यस मैम, जी, और आप लोग जज़ाकल्लाह। एक बार उसको देख लीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक्स में भी होंगे आपके। अगर कुछ हाँ नहीं मैम, समझ, हम स्क्रीनशॉट ले लिए मैम, हम पीडीएफ बनाकर हम ग्रुप में डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपका अगर कुछ नहीं, अगर कुछ डाउट है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लास में 1 घंटे के लिए पीपीटी पे जितना पॉसिबल हो मैं सिंपल चीजें रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो चीजें जी समझ मैम। में आए। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, क्योंकि वो तो लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ी पॉलिसी कई कई पेजेस में रहती है, उसको शॉर्ट करना रहता। तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल के लाई हूँ। अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट्स है जिसमें कुछ डाउट है तो एक बार पॉलिसी को पढ़िए, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। जी मैम, बिल्कुल मैम, नेक्स्ट क्लास अगर में हम। देखिए, अगर क्लास क्योंकि इस क्लास में अगर नहीं हो पा रहा डिस्कशन ना, तो एक एक मैं एक्स्ट्रा क्लास कभी ले लूंगी, जिसमें आप पूरे चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहे हाँ तो उस दिन ये भी ठीक रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, उस दिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो एक पूरी क्लास उस पर हम कर सकते हैं। आप सर से जी बात कर मैम। लीजिए, हम रख सकते हैं यस मैम, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मैम। ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ, आई थिंक सर यस जब, मैम, थैंक यू मैम। चलिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया मैडम।